अच्छा जी, where was I? तो थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, नहीं पता। Just give me a minute. Okay. Mm-hmm. Downward center. अच्छा, फिर वह आप थोड़ा सा समराइज कर दो कि हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा बहुत जितना आपको समझ आया है, ठीक है अभी तक, इफ यू कैन, या डू यू वांट मी टू? मैम, चाइल्डहुड ट्यूमर्स वी हैवंट डन येट, पर ये एक्चुअली वी हैव द ओनली, मैंने वो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर दिया एंड वी डन इट। तो इस तरह से है कि यू कैन लिसन टू इट वंस वी डन, कि अगर आप, मैं कोशिश ये करूंगी, चलो मैं ख़त्म कर लेती हूँ फिर हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे, बट वो पूरा लेक्चर ऐसा है कि उसमें हमने क्वेश्चंस वगैरह भी कवर किए हैं, तो आई फील लाइक आप तसल्ली से ना वो तब कवर कर लेना, उसमें एज सच कुछ मुश्किल नहीं है, इट वाज जस्ट वन पेज। ठीक है, आपकी मर्जी, इफ यू वांट मी टू डू इट अगेन आई विल डू इट, बट ये टुवर्ड्स द एंड होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। ओ सॉरी, आई डिडंट नो यू हैड, अच्छा ठीक है ठीक है, नो इश्यूज, नो इश्यूज एट ऑल। अच्छा, अब क्वेश्चन, मैम आप प्लीज, ठीक है, ऑलराइट कूल, आई विल, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, सबसे पहले तो फिर ये as well, फिर ये what we're doing right now is called herniation syndromes, ठीक है, एंड what that means is basically जो हमारा ब्रेन होता है ना उसके अंदर रेज्ड आईसीपी की वजह से, रेज्ड आईसीपी, अब आप अगर इस डायग्राम में देखो तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस मास, ठीक है, ये जो सुप्राटेंटोरियल मास है, तो किसी भी वजह से अगर आपके ब्रेन के अंदर आईसीपी रेज्ड हो जाए तो इट इज पॉसिबल कि आपके ब्रेन का एक एरिया जो है वो हर्निएट कर जाए दूसरे एरिया के अंदर, ठीक है, उसकी कॉन्सिक्वेंस जो होती है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होती है कुछ, तो हम अब वो हम हर्निएशन सिंड्रोम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला हर्निएशन सिंड्रोम है दैट इज योर सिंगुलेट या सिंगुलेट सबफैल्साइन हर्निएशन अंडर फास्ट सेरेब्री। इसके अंदर क्या होता है कि अ पोर्शन ऑफ लेट्स सपोज, अब यहाँ पे है ना मास, तो जो सिंगुलेट एरिया है हमारे ब्रेन का, दैट एंड्स अप गेटिंग हर्निएटेड टू द ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड का मीडियन मोस्ट एरिया जहाँ पे आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी पड़ी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी कंप्रेशन होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की, और आपको हेमीपेरेसिस ऑफ द लोअर लेग्स मिलता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वी नाउ गोइंग टू लुक एट द जो ट्रांसटेंटोरियल होती है, कि सेंट्रल हर्निएशन होती है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज्ड आईसीपी जो होता है, क्वेश्चन, ओके, इंक्रीज्ड, मरियम आराम से, increased ICP जो है, it forces the diencephalon, the midbrain and other brain structures to be displaced downward through the tentorial notch, the opening in the tentorium cerebelli। अच्छा, दूसरी बात ये फिर यह कि ना, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये टेंटोरियम सेरिबेली है, ठीक है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है हमारे ब्रेन के अंदर जो कि सेपरेट करती है, मतलब जो कि डिफरेंशिएट करती है बिटवीन अपर और लोअर ब्रेन, ठीक है। तो जो सुप्रा टेंटोरियल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें क्या होगा, आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, ठीक है, और जो इंफ्रा टेंटोरियल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें क्या होता है, ब्रेन स्टेम हो गया, सेरिबेलम है, ठीक हो गया, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो अब ना, अब ये जो चीज है ना, दिस इफ यू कैन लुक एट इट, ये जो ये है,
You see this small space, इसको ना हम कहते हैं this is known as a tentorial notch. बल्कि no, sorry, this is not known as the tentorial notch. This right here is known as the, इसका एक particular नाम है, it is the Kernohan notch. It's the Kernohan notch. The temporal notch is basically a space that is within this, एक gap है इस membrane के अंदर, उसको हम कहते हैं tentorial notch. और basically जब भी हमारा ICP raised होता है और कोई स्ट्रक्चर सुप्राटेंटोरियली पड़ा हो, तो हमारे जो ब्रेन, जो भी हमारा स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे डायनसेफ्लॉन, मिड ब्रेन वगैरह, ये जो होता है ना, ये हर्निएट करते हैं थ्रू दिस टेंटोरियल नॉच, थ्रू दिस स्पेस और थ्रू दिस गैप इन द टेंटोरियल मेम्ब्रेन डाउनवर्ड्स. जब ये डाउनवर्ड्स आते हैं तो डाउनवर्ड्स क्या स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं हमारे पास, ब्रेन स्टेम प्रेजेंट होता है, ठीक है. और जब आप ब्रेन स्टेम को कंप्रेस करोगे, ब्रेन स्टेम में वाइटल एरियाज प्रेजेंट होते हैं ना, तो जब आप ब्रेन स्टेम को कंप्रेस करोगे तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो सिवियरली इम्पैक्ट होगी. उसके अलावा कुछ ऑटोनॉमिक फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, जिसकी वजह से ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है. अब हम गोइंग टू कंटिन्यू. जो ब्रेन है ना, वो डिवाइडेड है इनटू कंपार्टमेंट्स बाय रिजिड स्ट्रक्चर्स लाइक द फार्क्स सेरिब्री एंड द टेंटोरियम सेरिबेली. व्हेन प्रेशर बिल्ड्स अप इन द सुप्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट that is above the tentorium cerebelli, brain structures are forced downward through the tentorial notch. The midbrain, pons, and upper brainstem. The midbrain, pons, and upper brainstem are squeezed, leading to compression of critical neural pathways and blood vessels. ठीक है, ये एक बात हो गई. तो caudal displacement of brainstem, ठीक है. अब इसकी वजह से होता यह है कि वैसे तो ने बहुत डिटेल बताई हुई है, विच आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू, but what I will tell you though is इन्होंने जो चीज लिखी है, that is rupture of the paramedian basilar artery. जैसे जो पड़ी हुई थी, एक लंबी सी basilar artery पड़ी हुई थी ना, that was running through the brain stem. If you remember वो जो डायग्राम है जहाँ पे arterial distribution दी हुई है circle of Willis वाली, तो क्या होता है कि वो जो आर्टरी है that gets compressed and that results in durate hemorrhages which is fatal. ठीक है, ये बात आ गई है समझ? Did you guys get it? मैम, ओके, थैंक यू. अच्छा जी, मेरा कंप्यूटर स्टक हुआ है. खैर, एनीवेज, नेक्स्ट अप मैं आपके लिए बता दूं कि वीव टॉक्ड अबाउट अंकल ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन एज वेल. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है. सो just give me a minute. Mhm. Okay. बच्चों, जो अंकल हर्निएशन होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो इनर मोस्ट पार्ट होता है ना टेम्पोरल लोब का, जिसको हम कहते हैं अंकस, ठीक है, ये जो होता है इट इज पुश्ड डाउनवर्ड्स थ्रू द टेंटोरियल नॉच. इट इज पुश्ड डाउनवर्ड्स थ्रू द टेंटोरियल नॉच, compressing the brainstem. कंप्रेसिंग द ब्रेन स्टेम. अब इसके ना कुछ अर्ली फीचर्स होते हैं और कुछ लेट फीचर्स होते हैं. अर्ली फीचर्स में क्या होता है कि हमारे पास ना यूनिलैटरल डायलेटेड प्यूपिल होगा, ठीक है. इम्पेयर्ड आई आई मूवमेंट होगी. अब ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कंप्रेशन हो रही है इप्सिलैटरल क्रेनियल नर्व 3 की, ठीक है. अर्ली साइंस में क्या है? यूनिलैटरल डायलेटेड प्यूपिल ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ क्रेनियल नर्व 3 और इम्पेयर्ड आई मूवमेंट, और उसके अलावा डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. लेटर में क्या होता है कि आपको मतलब जो क्या होता है कि जो आपको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है ना, दैट स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड. तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको कॉन्ट्रालैटरल हेमीपेरेसिस कॉमा एंड अबनॉर्मल पोस्चरिंग डीकॉर्टिकेट और डीसेरिपेट. अच्छा, अब इसके अंदर जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ना दे टॉक अबाउट समथिंग नोन एज अ कर्नोहैंस फिनोमिनन. अब ये क्या चीज है?
कर्नोहैंस फिनोमिनन इज, अब देखो लीजन जो है वो कहाँ पे है, फर्ज करो ये आपका लीजन पड़ा हुआ है, ये लीजन पड़ा हुआ है। अब क्या है कि इस अंकल हर्निएशन की वजह से ना इस साइड पे, दिस वुड बी, मेरा तो राइट है, तो राइट साइड की आपकी ऑक्टोमोटर नर्व पाल्सी हो गई, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे आपको हेमीपेरेसिस हो गई है, ठीक है। अब ना क्या होता है कि जैसे ये कंडीशन प्रोग्रेस करती है तो ना एक चीज होती है कर्नोहैन फिनोमिनन। अब कर्नोहैन फिनोमिनन में क्या है, कर्नोहैन फिनोमिनन में ये है कि लेफ्ट साइड का प्यूपिल, लेफ्ट साइड की प्यूपिल भी अफेक्ट हो जाती है, लेफ्ट साइड की प्यूपिल अफेक्ट होगी, और सेम साइड का हेमीपेरेसिस हो रहा है, ठीक है। और ये क्यों है, आई टेल यू। अब ये क्या होता है कि जब ये जो ब्रेन है ना, ये जो herniation हो रही है, बेसिकली कर्नोहैंस फिनोमिनन, व्हाई डज इट अकर, बिकॉज द ब्रेन इज डिस्प्लेस्ड सो सिवियरली कि जो ऑपोजिट साइड होता है ना ब्रेन स्टेम का, मतलब अब आपका जो है, लेट्स सपोज दिस स्ट्रक्चर इज, दिस स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड, यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर जब भी अफेक्ट होगा तो आपकी कॉन्ट्रालैटरल हेमीपेरेसिस होगी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि दिस स्ट्रक्चर इज बीइंग अफेक्टेड, यहाँ दिस स्ट्रक्चर इज बीइंग अफेक्टेड, इफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज बीइंग अफेक्टेड तो पैरालिसिस इस साइड की होनी चाहिए ना, तो इसलिए ये इप्सिलैटरल हो जाता है, ठीक है। In other words, in Kernohan's phenomenon, however, the brain is displaced so severely, it is displaced so severely, this is where the lesion is, right? So this is the opposite side. It is displaced so severely that the opposite side of the brain stem, right, or the contralateral cerebral peduncle, the contralateral cerebral peduncle gets compressed against the tentorium cerebelli. Now what happens is जब ये साइड इफेक्ट होगी तो इसने तो अपने ऑपोजिट पे पैरालिसिस करनी है ना, हेमीपेरेसिस करनी है, तो व्हाट डज इट लुक लाइक, इट लुक्स लाइक इप्सिलैटरल हेमीपेरेसिस। दिस causes ipsilateral hemiparesis or weakness on the same side of the lesion, as on the same side as the primary lesion, which is unusual because most of the brain lesions typically cause weakness on the opposite side. Did you guys understand this? Okay, shouldn't we have bilateral paresis? Just thinking. We do have bilateral paresis. We do. ठीक है, ये दे मेंशन कॉन्ट्रालैटरल टू टेल यू कि बेसिकली ये ना इसको सेपरेटेड कर रहे हैं। मैं जब आपको इसका सिनेरियो बताऊंगी ना, विल फिगर आउट, ठीक है। मैं इनका सिनेरियोज का वो कर, ताकि पूरा वो क्लियर हो जाए। एक मिनट मामा। Just give me a minute, ठीक है।
अच्छा बच्चों, इसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है। आपका सवाल ये था कि ना, जो अंकल हर्निएशन है उसके अंदर बायलेटरल हेमीपेरेसिस होती है या कॉन्ट्रिलैटरल, और अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू थिंक एंड व्हाट आई एग्री विद इज कि होनी तो बायलेटरल हेमीपेरेसिस चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि yes, it's true, bilateral hemiparesis can occur in uncal herniation, but it is relatively rare and it typically happens in more severe cases. तो इसका मतलब है कि जो कर्ण whatever this is, कर्नोहैन phenomenon है, ये बहुत severe cases में होता है, again it's rare, ठीक है। और they go like this phenomenon occurs when both sides of the brain stem or corticospinal tracts are affected due to extreme pressure and shifting of the brain, ठीक है। Did you guys get this part? Okay. While you answer, एक चीज again because I feel like ये थोड़ा सा complicated है, बता देना चाहिए। प्राइमरी कंप्रेशन में क्या होता है इन मोस्ट केसेस ऑफ अंकल हर्निएशन, अभी जो मैं सिनेरियो दूंगी उसमें भी ऐसा ही होगा, प्राइमरी ही कंप्रेशन होगी। जी, so we have bilateral paresis in Kernohan, right? Yes, we do. We have bilateral paresis in Kernohan. अच्छा, प्राइमरी कंप्रेशन क्यों होती है? In most cases of uncal herniation, the uncus of the temporal lobe, it pushes on the midbrain, compressing the ipsilateral cerebral peduncle. This results in contralateral hemiparesis. Kernohan's notch phenomenon क्या होता है कि severe herniation के अंदर the brain is displaced so forcefully that अब ना जब आपका प्राइमरी कंप्रेशन हो रही है तो इसमें क्या होता है कि इस सुप्राटेंटोरियल मास की वजह से आपका इप्सिलैटरल सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको कॉन्ट्रालैटरल हेमीपेरेसिस मिल रही है। लेकिन कर्नोहैंस नॉच के अंदर क्या होता है कि इतनी सिवियर हो जाती है कि इवन आपका जो कॉन्ट्रालैटरल सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, वो भी कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको इप्सिलैटरल हेमीपेरेसिस मिलेगी, ठीक है। और when both peduncles are compressed या when both hemispheres are compressed, it leads to bilateral hemiparesis. I think we're done here, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद we're going to talk about the next one, which is the cerebellar tonsillar herniation into the foramen magnum. Coma and death results when these herniations compress the brainstem. अच्छा जी, if I'm not wrong, if I don't, if I remember correctly, हमने ऊपर जो है वो पढ़ी थी, आई थिंक आर्नोल्ड चेरी मेलफॉर्मेशन थी, इस तरह की कोई मेलफॉर्मेशन थी जिसके अंदर आपका वर्मिस जो है, जिसके अंदर आपके टॉन्सिल्स जो होते हैं फोरामेन मैग्नम थे, वो इज डैंडी वॉकर, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन अगर आप में से किसी को याद है, आई थिंक प्लीज रिमाइंड अस, बिकॉज ये, लेकिन ये वो कंजेनिटल है, ठीक है। अभी जो है हम हर्निएशन सिंड्रोम्स पढ़ रहे हैं। हर्निएशन सिंड्रोम्स का बेसिस ही क्या है कि किसी फॉरेन जैसे ट्रॉमा की वजह से, ट्यूमर की वजह से आपका आईसीपी रेज हुआ है, ठीक है। दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम जो भी आंसर है आर्नोल्ड आर्नोल्ड चेरी मेलफॉर्मेशन, ठीक है। तो आर्नोल्ड चेरी मेलफॉर्मेशन के अंदर आपके सेरिबेलर टॉन्सिल्स जो हैं वो फोरामेन मैग्नम के थ्रू हर्निएट करते हैं, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जो कि कंजेनिटल है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही है कि सेरेब्रल टॉन्सिल हर्निएशन होती है इनटू द फोरामेन मैग्नम, और इसकी वजह से जो है ब्रेन स्टेम के ऊपर कंप्रेशन कर रहे होते हैं,
Can you guys hear me? Oh, मेरी voice नहीं चल रही थी. अब मुझे ये नहीं. Wait. You guys can. That's cool. Okay. Wait. अच्छा जी. Okay बच्चों, अब जो है ना, I'll start with scenarios. ठीक है? तो let's get to it. So the first one is, a 55-year-old woman presents with a sudden onset of severe headache and confusion. So what is it? Is it recording, ma'am? Yeah, I mean, it shows the option of recording. It does. पिछले वाला तो record था. हाँ, it's recording. Thank you. Thank you so much. अच्छा जी. So a 55-year-old woman presents with a sudden onset of severe headache and confusion after falling and hitting her head. Over the next few hours, she begins to develop a weakness of the right leg. A CT scan of the brain reveals a large subdural hematoma on the left side, causing a shift of the brain's midline structures under the fossa cerebri. Any answers? And if someone of you, किसी को अगर नहीं पता तो it's okay, because if you've just joined, that's cool too. I'll just, हम revise कर लेंगे. Cingulate herniation, subfalcine, good. What about the others? What do you guys think? Do you want me to? I'll say it. मुझे लगता है आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया. बच्चों, इसमें ये होता है कि ना, पहली बात तो हर्निएशन सिंड्रोम्स में ये है कि किसी भी वजह से आपका आईसीपी रेज्ड हुआ है, खा वो ट्यूमर है, वो कोई हेमरेज पड़ा हुआ है, जो भी है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका आईसीपी रेज्ड होता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन का कोई एक स्ट्रक्चर जो है ना, वो हर्निएट करता है टू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, और फिर आपको कॉन्सिक्वेंट सिम्टम्स नजर आते हैं. तो अब जो है, अगर जो ट्यूमर है, ठीक है, किसी भी ट्यूमर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका जो, जी जी पूछो, जी जी पूछो, नो इश्यूज, पूछो. I'll continue. ठीक है, कि किसी भी वजह से, मतलब अब जैसे सिंगुलेट है ना, सिंगुलेट में, सिंगुलेट हर्निएशन में क्या होता है कि जो सिंगुलेट एरिया होता है ना, दैट हर्निएट्स फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू द अदर हेमिस्फीयर अंडर द फास्ट सेरिब्री. अच्छा जी, वेयर इज इट फ्रॉम द बुक? ये जो हर्निएशन सिंड्रोम्स है, herniation syndromes is on page 543. ठीक है, did you guys get it? The question you asked. अच्छा सही. No, I do this. Is it in extremely simple terms? Is it correct to say? Upper motor neurons are lesions above the cranial nerve nuclei in the brain, and lower motor neuron lesions are lesions below the cranial nerve nuclei. You could say yes. Yes. Acha, the question you asked. Okay, so to answer your question, Aisha, basically what I do is, because मुझे ये सब बहुत boring लगता है, and for the purpose of teaching, usually I would just learn all of this information. But when you are from a teacher's view, I can't just be reading things, I really want to make sure that you guys have understood things. And for that, I have to do a little bit of research. तो उस तरह से वो questions आते हैं. But yeah, so that आप लोगों को बस पता चले and you can pick on things. Does that answer your question? Okay. Is that cool, guys? Can we proceed? No. No what? I didn't get the question. What question? This question, the one she's asked? Oh, okay, cool. I think she's asking a very general question about upper motor neuron or lower motor neuron. मैंने तो अभी इसको in terms of facial nerve nuclei answer किया ना. तो फेशियल न्यूक्लियस से लेके जो ऊपर वाला एरिया होता है, अगर कहीं पे जो कॉर्टेक्स तक होता है, अगर कहीं पे वहां पे अफेक्ट आया हो तो दैट विल बी योर अपर मोटर न्यूरॉन. और फेशियल नर्व न्यूक्लियस से लेके कहीं जो है आपका ऑल द वे डाउन टू द जो भी मसल्स होते हैं आईज के या फेस के, वहां पे अगर कहीं लीजन हो तो दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन.
अच्छा, this is off topic right now, but I really can't tell the site of the lesion that can tell if something is. There is nothing to worry about. अच्छा, सब फेल साइन वाला, अच्छा ठीक है, I'll tell you, वो जो सब फेल साइन वाला क्वेश्चन था I'll tell you. यमुना, एक्चुअली ऐसा है कि इफ यू स्टे इन दिस लेक्चर, हम ना अगला जो है ना पार्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन को आपने जो है वो बेस्ड ऑन जो सिम्टम्स होते हैं ना, कि अगर मेरे पास स्पास्टिसिटी आ रही है, मेरे पास इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हो, तो दैट विल बी अपर मोटर न्यूरॉन फ्लैसिडिटी हो, तो और उसके बाद जो आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हो उनका लॉस हुआ हो, आप जो है अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन को बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स जो है वो डायग्नोज करते हो, ठीक है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हम अगला टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है. और जहां तक बात है सब फेल्साइन वाले की, तो आयशा आई थिंक आपने ज्वाइन लेट किया है, तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ठीक है. नो वरीज. ओके, ऑलराइट. अब देखो, जो सब फेल्साइन हर्निएशन होती है इन जनरल, ये तो हर्निएशन सिंड्रोम्स में होता है कि आईसीपी रेज हुआ है ना, आईसीपी रेज हुआ है तो ब्रेन का एक हिस्सा जाके हर्निएट करेगा टू द सेकेंड एरिया, और उसकी वजह से आपको सिम्टम्स नजर आएंगे. अब जो सब फेल्साइन हर्निएशन है ना, उसके अंदर क्या होता है कि सिंगुलेट गायरस, ठीक है, सिंगुलेट गायरस जो होता है इट इज पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब. ये जो होता है ना, इट इज पुश्ड अंडरनीथ द फास्ट सेरिब्री, ये एरो भी बना हुआ है, इट इज पुश्ड अंडरनीथ द फास्ट सेरिब्री ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर फ्रॉम अ मास इफेक्ट सच एज अ ट्यूमर और अ हीमाटोमा. अब क्या होता है कि ना, अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर आप होमनक्यूलस में देखो तो आपका राइट लेग, राइट लोअर लिम्ब वाले स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंटेड थे, ठीक है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि, जिसकी वजह से ये होता है कि आप अब देखो, इट इज गोइंग ओवर हियर, ठीक है. तो इसकी वजह से ये होता है कि आपको, इसकी वजह से ना फिर आपकी जो कौन राइट, एग्जैक्टली. देखो, अगर मास जो है वो लेफ्ट साइड का है ना, ठीक है, तो इसके अंदर राइट साइड की लेग इन्वॉल्व होगी. तो इसकी वजह से क्या होता है, आई जस्ट वो उस टर्म्स में हो गया कि अगर लेफ्ट साइड सिंगुलेट गायरस जो है वो आपका शिफ्ट कर रहा है टू द राइट साइड, इसकी वजह से क्या होगा कि आपको राइट साइड की कॉन्ट्रालैटरल, राइट साइड, बल्कि आपको राइट साइड की पैरालिसिस होगी या राइट साइड की राइट लेग वीकनेस होगी. डिड यू गेट दैट द पेशेंट्स, डिड यू गेट इट? ये बात समझ आ गई ना, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, विल सी इफ यू अंडरस्टैंड इट नाउ. A 55-year-old woman presents with a sudden onset of severe headaches and confusion after falling and hitting her head. Over the next few hours, she begins to develop weakness in her right leg. She begins to develop weakness in her right leg. अब एक CT scan of the brain reveals a large subdural hematoma on the left side, ठीक है, causing a shift of the brain's midline structures under the fast cerebri. अब जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फास्ट सेरिब्री के अंदर क्या होता है, शिफ्ट ऑफ मिडलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं टू द अदर साइड, ठीक है. अगर ट्यूमर, अगर हेमाटोमा ट्यूमर जो भी है वो राइट साइड का है, तो आपको लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड की राइट लेग की पैरालिसिस होगी, हेमी पैरालिसिस होगी. डिड यू गेट द क्वेश्चन? आई डिडंट गेट द क्वेश्चन, या ओके. अभी आई है आपको समझ, ठीक है, पक्की बात है ना? आई होप सो, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच. अच्छा, अब हम आगे चलते हैं. अगला सवाल पूछती हूँ. दिस इज जस्ट ताकि आप लोग पिक करो, ठीक है, डोंट वरी कि ये क्वेश्चंस कहाँ से हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर एक 60-year-old मैन है विद अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड रीसेंट स्ट्रोक, ठीक है, उसको हाइपरटेंशन भी थी और रीसेंट सा स्ट्रोक हुआ, उसको कोई इंफार्क्ट पड़ा है, ठीक है, प्रेजेंट्स विद लिथार्जी एंड प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग हेडेक्स. अपॉन एग्जामिनेशन ही इज, अच्छा ये वाला जो है आप लोगों के लिए जरा मुश्किल होगा बताना, बिकॉज वी हैव नॉट रियली डिस्कस दिस. ओके, बेसिकली ना ये सिनेरियो है अबाउट चेनी स्टोक्स ब्रीदिंग एंड स्टफ, तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए मैं वो बताने भी नहीं वाली, क्योंकि ना इसकी डिटेल में जाके आपको पता चलेगा कि चेनी स्ट्रोक्स ब्रीदिंग भी अफेक्ट होती है, सारा कुछ जो कि पार्ट होता है ना ब्रेन स्टेम में होती है ना रेस्पिरेटरी सेंटर इन्वॉल्व, बट आई एम नॉट गोना गेट टू इट बिकॉज आई फील लाइक ये थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा.
Okay, anyways, next up, we're going to talk about this scenario. Now, a 35-year-old man presents to the emergency room after being involved in a car accident. He's initially awake, but becomes progressively more drowsy on examination. He has a fixed, dilated pupil on the left side and weakness on the right side of the body. A CT scan shows a large epidural hematoma in the left temporal lobe. Left temporal lobe. What do you think this is? And what is it doing? It's causing hemiparesis on the contralateral side and ipsilateral changes to the pupil. Very good. There you go. Did someone else? Do you guys all understand? Are you all on the same page? Very good. Very good. Cool. Everyone's understood. I'm very happy. अच्छा जी उसके बाद can I ask something about? I think that's it. Let's call it a day. वो तो फिर बस इतना ही था. ठीक है? ये हो गया ना टॉपिक. अब हम कवर करेंगे जो बच्ची पूछ रही थी अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. ठीक है. अच्छा, इन जनरल जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन इज लाइक जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से लेके तो आपकी जो इनफैक्ट जस्ट गिव मी अ मिनट. न्यूक्लियस. ओके कूल, आई गेट इट. अच्छा जी. ऑलराइट. Upper motor neuron and lower motor neuron lesions जो हैं वो are two types of damage affecting different parts of the motor pathway in the nervous system. Forget this part. Both of them will cause muscle weakness, but they have distinct characteristics. ठीक है. अब जो upper motor neuron lesion है उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी? मैं जरा तहम्मुल से पढ़ूंगी ताकि आप सब लोगों को समझ आए. ठीक है. इसमें ये होता है कि डैमेज होगा टू द न्यूरॉन्स. अब एक न्यूरॉन है ना, उसका एक पाथवे है ना कि पहले वो ब्रेन से आ रही है स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो जा रही है अपने मसल तक. ठीक है, हम ये रखते हैं. ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पे आएगी, वहां पे साइनैप्स करेगी, फिर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जो है लोअर मोटर न्यूरॉन बन जाएगी स्पाइनल कॉर्ड से लेके अपने इफेक्टर ऑर्गन तक. ठीक है. तो अब अगर लोकेशन जो है, अगर लीजन जो है वो लोकेटेड है कहीं पे भी इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम और द स्पाइनल कॉर्ड अबव द लेवल ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल, द मोटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड. मतलब वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आपका जहाँ पे आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन शुरू हो रही है ना, उससे कहीं पे भी ऊपर. तो जो आपने मुझसे क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस का पूछा था, अब आप बताओ कि वो ऊपर is. Anyways, we'll get to it. Just in a what you were talking about was in terms of cranial nerves. ठीक है. क्योंकि अभी जो मैं बताने वाली हूँ आपको जिसमें मोटर सिम्टम्स आ रहे हैं वो क्रेनियल नर्व से रिलेटेड नहीं है. तो पता है ना कि ऑब्वियसली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड क्रेनियल नर्व्स, दैट वाज व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट वाज फेशियल नर्व का न्यूक्लियस, जहाँ पे उन्होंने आपको मेंशन किया हुआ है कि अच्छा न्यूक्लियस से ऊपर. अब जो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग. अब हमारे मोटर पाथवे के ऊपर. ठीक है. जिसमें क्या होता है कि आपका ऊपर मोटर कॉर्टेक्स पड़ा होता है, नीचे से नीचे आती है न्यूरॉन, वो डीकसेट करती है, वो आती है, वो स्पाइनल कॉर्ड पे आती है, और उसके बाद वहां पे स्पाइनल कॉर्ड के एक सर्टेन लेवल से जाके उसका लोअर मोटर न्यूरॉन निकलता है और वो इफेक्टर ऑर्गन पे जाता है. ठीक है. ये बात आ गई समझ? यमुना, कैन यू गेट इट? आपको समझ आ रही है द डिफरेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? आपने क्रेनियल नर्व के बारे में पूछा था ना. अच्छा, बहरहाल आई कंटिन्यू. अब जो लोकेशन ऑफ द लीजन है, इट इज एनीवेयर इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड अबव द लेवल ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल, जहां पे आपका लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे भी ऊपर स्पाइनल कॉर्ड के ना, वहां पे आपका दैट विल बी योर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. अब अपर मोटर और जो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है वो क्या है? इसमें ना डैमेज होता है स्पेसिफिकली टू द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, the cranial nerve motor nuclei in the brain stem,
or the motor nerves that travel from these sides to the muscles. Did you guys get it? I'll repeat it again so that you can note it down. If there is a damage to the anterior horn cells of the spinal cord or cranial nerve motor nuclei in the brainstem or motor nerves that travel from these sides to the muscles. Slow matlab मैम repeat please. अच्छा स्लो हो जाऊं ठीक है ओके आई गेट इट ऑलराइट जस्ट गिव मी अ मिनट. आप में से कोई माइक ऑन करके मुझे ये बता सकता है कि आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन के बारे में. आई एम फास्ट. अच्छा ठीक है देखो मैं स्लो डाउन. Okay guys, take your pencils with you and write this down. All right, I'm gonna be slow now. Let's first do, मैं अभी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन बता रही हूँ ठीक है. लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर क्या होता है? डैमेज होता है टू द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड या फिर क्रेनियल नर्व मोटर न्यूक्लियाई इन द ब्रेन स्टेम या फिर मोटर नर्व्स ठीक है जो कि रन करती हैं फ्रॉम द इंटीरियर हॉर्न ऑल द वे टू द मसल्स. ठीक है ये तीन बातें समझ आ गई. अब हम चलते हैं ऊपर. अब हम चलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन के ऊपर. ठीक है अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है? डैमेज होते हैं टू द न्यूरॉन्स जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होती हैं, जो ब्रेन स्टेम में होती हैं या स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं अबव द लेवल ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल. ठीक है एंटीरियर हॉर्न सेल पे क्या होता है कि बेसिकली वहां से एक न्यूरॉन आती है मतलब न्यूरॉन आ रही होती है और एंटीरियर हॉर्न एट अ पर्टिकुलर लेवल से वो निकल रही होती है. ठीक है तो फर्स्ट करो मेरे पास एक न्यूरॉन है ठीक है जो कि ऊपर से आ रही है और वो L4 के लेवल पे साइनैप्स करके बाहर निकलेगी. ठीक है इट इज बेसिकली हम कहते हैं L4 नर्व है. ठीक है अब अगर L4 नर्व है इसको मैं काटूंगी L4 लेवल पे दैट विल बी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. ठीक है लेकिन अगर मैं इस L4 नर्व को काटूंगी समवेयर एट L2 दैट विल बी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. ठीक है तो बात कहने का मकसद ये है कि अगर आपका लीजन है ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ब्रेन स्टेम में ठीक है या फिर एट या फिर एनीवेयर इन द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज above the level of anterior horn cell of that particular nerve तो उसको हम किस चीज में डालेंगे? अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर. ठीक है यहां तक बच्चों समझ आया? जी ठीक है आयशा आपको, फरवा आपको और यमुना बल्कि सॉरी उस बच्ची ने सवाल पूछा था. मैम बट कैन न्यूक्लियस इज एन एक्सेप्शन. कैन देखो जो न्यूक्लियस है अगर आपका वो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस इज एन एक्सेप्शन. क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस में ये है कि हमने फेशियल नर्व बेसिकली वो इस रिलेटेड पूछते हैं आप लोगों से. तो उन्होंने ये कहा था कि अगर फेशियल न्यूक्लियस मतलब यू वुड नॉट से दैट आप ये कहोगे कि I'll have to see. That's an interesting question. It's definitely confused me. I didn't think so much. Let me see. ये नीचे था ना? I'll have to go down. अच्छा यहाँ पे है ये. तो दिस इज व्हाट इट इज. ये आपका फेशियल न्यूक्लियस है, ये लोअर मोटर न्यूरॉन है, ये अपर मोटर न्यूरॉन है, ये तो सबको पता है. ठीक है अच्छा अब जो है इधर उन्होंने अपर मोटर न्यूरॉन में क्या कहा हुआ है कि अगर मोटर कॉर्टेक्स है या मोटर कॉर्टेक्स से लेके टू द फेशियल न्यूक्लियस है. ठीक है ठीक है अब फेशियल न्यूक्लियस और एनीवेयर अलोंग द क्रेनियल नर्व 7. अब बात यह है कि अगर उन्होंने कहा कि आपका क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस इन्वॉल्व है तो ये लिख लो कि आपका लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है. और अगर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस से ऊपर है ठीक है क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस से ऊपर ऑल द वे अप टू द मोटर कॉर्टेक्स दैट विल बी योर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन.
Right, at cranial nerve nucleus. Any damage above the nucleus is upper motor neuron and below the nucleus will be lower motor neuron. Yes, very good. That's exactly what it is. And even if it is your nucleus that is affected, that will still be the lower motor neuron. ठीक है? Okay, got it. ठीक है. यमुना आपको समझ आया? यहाँ तक तो आप I hope you're following. पता नहीं बच्ची क्लास में है. अच्छा क्लास में नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं. Okay. ओ अच्छा जी, we'll move on. Woof. ओके हियर वी आर. अच्छा तो इधर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ना अब जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ना उसमें हर चीज कम हो जाती है. ठीक है. आपको एट्रोफी होगी, लेस मसल मास होगा, मसल टोन डिक्रीज होगा, हाइपोटोनिया होता है, मतलब आपके रिफ्लेक्सेस कम होते हैं, आपके जो टोज हैं दे आर डाउन गोइंग. लेकिन जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स हैं उसमें एवरीथिंग गोज अप. आपको हाइपरटोनिया होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आपके एग्जैजरेटेड होते हैं, जो टोज हैं दे आर अप गोइंग. ठीक है. अब फेसिकुलेशंस का मतलब मसल ट्विचिंग है और पॉजिटिव बेबिनिस्की साइन इज नॉर्मल इन इन्फेंट्स. ठीक है. अच्छा नाउ व्हाट इज अ पॉजिटिव बेबिनिस्की साइन? ऐसा होता है कि जो अपवर्ड मूवमेंट होती है ना बिग टो की एंड फैनिंग ऑफ अदर टोज. ठीक है. व्हेन द सोल ऑफ द फुट इज स्टिमुलेटेड. ठीक है. अब ना अडल्ट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए. अडल्ट्स में ऐसा होता है कि जब आपको कोई वो करे तो इट शुड बी लाइक आपकी जो टोज हैं दे शुड मूव डाउनवर्ड्स. ठीक है. लेकिन जब बिकॉज ऑफ लीजन्स अपर मोटर या लोअर मोटर वी विल सी होता क्या है कि पॉजिटिव बेबिनीज की साइन आता है, अपवर्ड मूवमेंट होती है. ठीक है. अपवर्ड मूवमेंट होती है और ऑफ द टोज एंड फैनिंग आउट ऑफ द बिग टो एंड फैनिंग आउट ऑफ अदर टोज. और दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिनन इन इन्फेंट्स. अच्छा अब जो है ना सो वी जस्ट गोइंग टू सी के वीकनेस जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में होती है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होती है. वीकनेस की ना डिफरेंट वो होती है. व्हाट वीकनेस मींस इज वीकनेस कुड बी स्पास्टिसिटी, वीकनेस कुड बी फ्लैसिडिटी. सो स्पास्टिसिटी वाला जो spastic paresis, that's what weakness means. Spastic paresis occurs in upper motor neuron lesion and flaccid paresis occurs in lower motor neuron lesion. ठीक है. और उसके बाद जो बेबनिस्की साइन है दैट इज पॉजिटिव इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. टोन आपका इंक्रीज होता है अपर मोटर में, लोअर मोटर में डिक्रीज होता है, रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेटेड होते हैं अपर मोटर में, लोअर मोटर में डिक्रीज होते हैं. फेसिकुलेशन हाँ एक ऐसी चीज है, मसल ट्विचिंग जिसको हम कहते हैं, वो लोअर मोटर में होगी, अपर मोटर में नहीं होगी. ठीक है. और एट्रोफी जो है वो लोअर मोटर में होगी. एवरीथिंग इज गोइंग डाउन, योर मसल टोन इज गोइंग डाउन एंड अपर मोटर में नहीं होती है. और इसमें बच्चों कुछ पूछना है और इज एवरीवन ऑन द सेम पेज? क्लियर? दैट्स गुड. अल्हम्दुलिल्लाह. चलो दैट्स गुड. ओके दैट्स गुड. चलो लेट्स मूव ऑन. ओके तो अब वी गोइंग टू टॉक अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीजन्स हैं, काफ़ी एमसीक्यूज इसके आते हैं. तो आई थिंक इसमें मोस्टली चीज़ें हमने की हुई हैं. अब जो है ईयर वाला एक पार्ट है, इसके बाद जो थोड़ा ईयर और थोड़ा बहुत आई का तो मोस्टली हो गया है, ईयर का थोड़ा सा पार्ट है जो रहता है, एंड देन वी विल कॉल इट अ डे. ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह. मैं कोशिश करूँगी हो जाए, वरना सुबह भी मैं आपको लेक्चर दे दूंगी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो. ठीक है. ओके जिसकी मैं
बच्चों अब जो पोलियोमाइलाइटिस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि एंटीरियर हॉर्न जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय पोलियो वायरस। हमने पहले से ही पढ़ा है कि 3 चीजें होंगी डिस्ट्रॉय, तो आपका लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा। तो इसमें वन ऑफ दोस 3 वाज एंटीरियर हॉर्न, इजंट इट? पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है, एंटीरियर हॉर्न सेल्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोलियोमाइलाइटिस होगा। अब आप खुद सोच लो, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि उन लोगों की बायलेटरल उनको हेमीपेरेसिस होती है, फ्लैसिड्स होती हैं, वो चल नहीं पाते, ठीक है। तो अब वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो पोलियो वायरस है उसका ट्रांसमिशन जो है वो फीको ओरल है, और फिर उसके बाद वो रेप्लिकेट करता है लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द ओरोफेरिंक्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर वहां से फीको ओरल ट्रांसमिशन, मतलब इट्स थ्रू योर माउथ, ठीक है। lymph के through it is then going to spread to your CNS via, actually it is going to spread to your CNS via bloodstream. So if there is any confusion कि how does something that you eat, right, end up affecting your nerves, so that is through this कि it affects your lymphoid organs, ठीक है, और वहां से फिर ये spread करता है to the CNS via bloodstream। अच्छा, अब पोलियोमाइलाइटिस के अंदर क्या होता है कि आपको अक्यूट हिस्ट्री मिलेगी लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस की, आपको एसिमेट्रिक वीकनेस मिलेगी, ठीक है। मतलब एक देयर विल बी वीकनेस ऑफ व्हाट यू वुड से वन ऑफ योर लेग्स, एसिमेट्रिक वीकनेस मिलेगी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि आपको पता चले कि कोई स्ट्रोक वगैरह, वैसे तो it's just acute, you wouldn't anyways, it's just asymmetric weakness and symptoms of viral meningitis, for example fever, headache, neck stiffness, रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। और बहुत कैरेक्टरिस्टिक इसकी ना CSF होती है। CSF में क्या होता है, आपका WBCs इंक्रीज होंगे, ठीक है, और स्लाइट इंक्रीज होगा प्रोटीन के अंदर, ठीक है। और CSF ग्लूकोज चेंज नहीं होता क्योंकि इट्स वायरल, राइट। तो स्लाइट इंक्रीज होगा प्रोटीन के अंदर, CSF ग्लूकोज अनचेंज है, बट देर इज इंक्रीज इन lymphocytes, right? There is increase in lymphocytes. और पोलियो वायरस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम स्टूल और थ्रोट सिक्रीशंस, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि आई कैन गेट यू सम सिनेरियोज ऑन दिस, एनीवेज, so that I can just, because it's very boring for me otherwise. ठीक है, अब wait, let me just I think what they're trying to show you is that there is asymmetric weakness. So what that means is basically इसमें ज़्यादा आपको symptoms आ रहे हैं और इसमें कम आ रहे हैं, ठीक है। मतलब वीक दोनों हो रहे हैं, अफेक्ट दोनों एंटीरियर हॉर्न सेल्स हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक टांग ज़्यादा अफेक्टेड होगी कंपेयर टू दूसरी, ठीक है। दैट इज व्हाट इज इंडिकेटेड बाय जो अनइवन सर्कल्स हैं। अच्छा जी, सारों के सिनेरियोज तो खैर बच्चों नहीं हो सकते, लेकिन जिन जिन के होंगे मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। ओके, तो पोलियोमाइलाइटिस हो गया, ये हमें पता चल गया कि एंटीरियर हॉर्न सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, ये पता चल गया कि एसिमेट्रिक वीकनेस कॉज कर रहा है, ये पता चल गया कि CSF के अंदर हमें किस तरह की पिक्चर मिलेगी कि हमारे लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होंगे, ग्लूकोज तो कुछ नहीं होगा, प्रोटीन स्लाइटली इंक्रीज होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट कैसे करेगा, हमारे पास न सिर्फ एसिमेट्रिक वीकनेस होगी बल्कि ऑल्सो साइंस ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसमें ना क्या होता है कि कंजेनिटली एंटीरियर हॉर्न सेल्स जो होते हैं ना वो डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से मतलब एक सर्टेन प्रोटीन है, SMN1 म्यूटेशन होती है, ठीक है। वो एनकोड करता है एक सर्टेन प्रोटीन, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन, ठीक है। तो अब अगर क्या होता है कि जब ये जो इस प्रोटीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो गई या इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, तो ये जो सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन है ये डिसफंक्शनल होगा, ये डिफेक्टिव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके लोअर मोटर न्यूरॉन सर्वाइव नहीं करेंगे एंड दे विल अंडरगो अपोप्टोसिस, ठीक है। अब ना
जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है ना, इसकी जो टाइप 1 होती है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, इसको ये लोग वर्डनिक हॉफमैन डिजीज भी कहते हैं। आई डोंट थिंक इसकी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस है, बट फॉर जस्ट टेलिंग यू। उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस में ये है कि इसमें ना अगेन, क्योंकि एंटीरियर हॉर्न सेल्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपकी सिमेट्रिक वीकनेस होती है, ठीक है। फ्लॉपी बेबी विद मार्क्ड हाइपोटोनिया, फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लैसिड क्यों, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स है, एंड टंग fasciculations. So you'll have a floppy baby, that is he's got marked hypotonia, flaccid paralysis and tongue fasciculations, ठीक है। इसमें ये है कि इसमें सिमेट्रिक वीकनेस है, ठीक है, और कोई आपको मेनिंजाइटिस के साइंस नहीं नजर आ रहे, ठीक है। अब हमने देख लिया कि अगर स्पाइनल कॉर्ड पे ऐसे कौन से लीजन्स हैं जो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, वो कौन से हैं, वो पोलियोमाइलाइटिस है और वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। नो, क्रेनियल नर्व 12 इज नॉट इन्वॉल्व, मतलब वो शायद सिर्फ जो इन जनरल आपके मसल्स होते हैं ना, वो इन्वॉल्व है। इसका तो खैर मुझे नहीं है कंफर्म वैसे कि टंग के क्रेनियल नर्व भी इन्वॉल्व है या नहीं, मैं आपको पता करके बताती हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। अच्छा, जस्ट गिव मी मिनट। अच्छा, कहीं यूर वेरी राइट, आई सर्च दिस एंड दे गो लाइक फेसिकुलेशंस इसलिए होती हैं क्योंकि देयर विजिबल मसल ट्विचेस, ठीक है, और ये इसलिए होती हैं कि क्रेनियल नर्व 12 इन्वॉल्व है, वेरी राइट, ठीक है। Fasciculations in spinal muscular atrophy can occur due to the involvement of cranial nerve 12, which controls the muscles of the tongue. ठीक है, this is very right. अच्छा जी, let's move on. ठीक, तो we have floppy baby with marked hypotonia and tongue fasciculations. ठीक हो गया, let's move on. अच्छा जी, अब उसके बाद वी हैव amyotrophic lateral sclerosis. इसमें क्या है, देयर इज अ कंबाइंड अपर मोटर न्यूरॉन। व्हाट डज दैट मीन, इसमें दो ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सॉरी, इसमें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी है और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन भी है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में कौन से ट्रैक्ट्स अफेक्टेड हो सकते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बर, और लोअर मोटर न्यूरॉन में ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जो अगर डीजनरेशन है, ठीक है। ये यूजुअली एडियोपैथिक होता है, इसका एक फेमिलियल फॉर्म होता है दैट इज लिंक्ड टू SOD1 म्यूटेशन which codes for superoxide dismutase. ALS is also known as a low Gehrig disease. इसके अंदर तो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें अपर मोटर न्यूरॉन ये एक खास इस तरह का है कि इसमें अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स भी हो रहे हैं। अपर मोटर न्यूरॉन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके सर्टेन ट्रैक्ट्स जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल हैं और कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। और लोअर मोटर न्यूरॉन क्यों, क्योंकि जो हो सकता है लीजन के, मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन क्यों, क्योंकि आपका स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो जहाँ से आपके एंटीरियर हॉर्न सेल से जो नर्व्स निकलती हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। अब अब देखो इसमें क्या आपको नजर आ रहा है, आपके वेंट्रल एंटीरियर हॉर्न सेल्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें फिर आपको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स भी, मतलब दिस विल बी द अपर मोटर न्यूरॉन, दिस विल बी द लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अब लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस ये है कि फ्लैसिड लिम्ब वीकनेस हो गई, फेसिकुलेशंस हैं, एट्रोफी है, बल्बर पाल्सी है, ठीक है। और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में होते हैं कि स्पास्टिक लिम्ब वीकनेस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, क्लोनस, स्यूडोबल्बर पाल्सी, ठीक है।
नो सेंसरी और बाउल डेफिसिट्स फेटल ऑफन फ्रॉम रेस्पिरेटरी। इसका ना ये बहुत ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइलूजोल। बस इसमें आप लोगों को ये पता हो कि आपके दोनों इसमें दोनों लीजन्स होंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, इधर ना बल्ब का लफ्ज यूज किया है, तो बल्बर, आई वांट टू really talk about what that means. Bulbar palsy refers to the weakness or paralysis of muscles that are innervated by cranial nerves originating from the bulb, medulla oblongata. ठीक है, तो what are those? 9th, 10th, 11th, 12th। जब ये आपकी नर्व्स, जब ये बेसिकली जब आप इट रिजल्ट्स फ्रॉम लीजन्स अफेक्टिंग द लोअर मोटर न्यूरॉन्स इन द मेड्यूला। बेसिकली वो कह रहे हैं कि पैरालिसिस हो जाती है ऑफ द मसल्स दैट आर इनर्वेटेड, मतलब जो भी मसल्स वगैरह है ना जो कि सप्लाइड होती हैं बाय दीज क्रेनियल नर्व्स, जब ये अफेक्टेड हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बल्बर पाल्सी। दे गो लाइक, डिड यू गाइस गेट दिस? ओके ओके cool. Okay, so bulb is basically refers to medulla. That's what it refers to. And so all the nerves that are located or that originate from the medulla are the 9th, 10th, 11th, and 12th nerves. So if the muscles, again, if the muscles, or basically if these nuclei are, for whatever reason, इनके जो cranial nerve nuclei होते हैं ना, ये affect हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, जिसकी वजह से आपको मतलब जो इनकी मस्कुलर सप्लाई है ना वो अफेक्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्लॉसोफरेंजियल नर्व का न्यूक्लियस अफेक्ट होगा तो दैट विल अफेक्ट द स्वallowing एंड टेस्ट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। वेगस नर्व है तो उसमें मसल्स ऑफ द लेरिंग्स फेरिंग्स लीडिंग टू स्पीच एंड स्वallowing डिफिकल्टीज। एक्सेसरी नर्व है तो शोल्डर एंड नेक मसल्स। हाइपोग्लॉसल नर्व है तो टंग मूवमेंट्स, ठीक है। और ये जो बल्बर पाल्सी है ये किस चीज में होती है? बेसिकली जितनी ओवरऑल बर्बर पाल्सी गोइंग टू कॉज सिम्टम्स लाइक डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, वीकनेस एंड एट्रोफी ऑफ द टंग, ऐसी चीजें, नेजल रिगर्जिटेशन, ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। और ये किन कंडीशंस में हो सकता है? एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में हो सकता है, ब्रेन स्टेम स्ट्रोक अगर वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में हो, पोलियोमाइलाइटिस हो गया, ठीक है, ट्यूमर्स जो कि इन्वॉल्व कर रहे हैं लोअर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई को। ये बात समझ आ गई आपको? जी ठीक है। अच्छा अब जो है बच्चों, द पॉइंट ऑफ गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस इज ताकि आप लोगों के ना छोटी छोटी जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट्स हैं इधर उधर, मतलब थोड़े बंदे के होते हैं, it's just a chance for us to learn about those. I know probably I think everyone thinks I'm very slow, even I think I'm very slow, but then I can't just move on like this without clearing concepts. Like this is just not the way I study. So I guess it might get a little frustrating for you too, but I'm pretty sure कि जब आप एक दफा एक लेक्चर सुन लो फिर आप दोबारा पढ़ो तो आपको बहुत ज्यादा चीजें easy होती हैं और आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता। At least that's my goal. Okay, anyways, I'll move on. अब जो है हम बात करते हैं स्यूडो बल्बर पाल्सी की, ठीक है। ओके, अब जो ना स्यूडो बल्बर पाल्सी में क्या होता है कि इट रेफर्स टू द इम्पेयरमेंट ऑफ द सेम मसल्स एज इन बल्बर पाल्सी, ठीक है। मतलब वो सारे मसल्स जो कि सप्लाइड होते हैं बाय क्रेनियल नर्व्स 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो फिर उसको स्यूडो बल्बर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो कॉज है ना, इट इज डैमेज टू द अपर मोटर न्यूरॉन्स
controlling these muscles, specifically the corticobulbar tracts that run from the cerebral cortex to the brainstem. मतलब अगर आपका न्यूक्लियस अफेक्ट है या आपके न्यूक्लियस से लेके कोई भी जो ऑल द वे डाउन टू द टंग का मसल, लेट्स सपोज हम क्रेनियल नर्व 12 को लेते हैं, ठीक है। अगर आपका मेड्यूला में मसला है, मतलब अगर आपका न्यूक्लियस में मसला होगा या न्यूक्लियस से लेके जो टंग तक, टंग वाले पाथवे में कहीं पे भी मसला होगा, तो आपको बल्बर पाल्सी होगी, ठीक है। अब स्यूडो बल्बर पाल्सी ये है कि न्यूक्लियस से ऊपर ऑल द वे टू द मोटर कॉर्टेक्स कहीं पे भी मसला होगा, तो मेरा मसल वही इफेक्ट हो रहा है, उसको मैं स्यूडो बल्बर पाल्सी कहूंगी, लेकिन दैट इज अ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। और while the same lower cranial nerves are ultimately involved, the damage is in their upper motor neuron control, the corticobulbar tracts, not the cranial nerve nuclei themselves. Guys, do you understand this? Please tell me you do. Gigi, okay. Does everyone understand it? I hope this is not Greek. Sounds like Greek. What about the other kids? Do you guys understand it too? What about Aisha and Farva? What about you guys? G, all right. Thank you. Thank you so much. That's good. Okay, so finally, if we're talking about AML, it's also known as the Low Gehrig disease. The most common, the less common form is the familial form, and in which there is a genetic component. There's a mutation SOD1, which encodes for superoxide dismutase 1. This is involved, and so you're going to see signs of lower motor neurons and upper motor neurons. और लोअर मोटर न्यूरॉन्स में आपको फ्लैसिड लिम्ब वीकनेस होगी, जो आपकी एंटीरियर हॉर्न सेल्स अफेक्ट हो गए। फेसिकुलेशंस क्यों हो रही हैं? क्योंकि 12th नर्व अफेक्ट हो गई है। एट्रोफी है बल्बर पाल्सी में, जितनी भी डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, टंग की एट्रोफी। और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर क्या होता है? स्पास्टिक लिम्ब वीकनेस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, क्लोनस, स्यूडोबल्बर पाल्सी। स्यूडोबल्बर पाल्सी में भी डिसआर्थरिया है, डिस्फेजिया है और इमोशनल एबिलिटी है। There's no sensory or bladder deficits. This is an important term, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट ये है कि इसमें रेल्यूज हो देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबीज डोर्सालिस में क्या होता है कि ना, वो टेक्निकली जो इमोशनल एबिलिटी होती है ना, it is rapid exaggerated changes in mood. For example, a person experiences involuntary and uncontrollable episodes of crying, laughing, and there is absolutely no trigger to it, ठीक है। और ये जो है इमोशनल एबिलिटी, ये अकर करती है बिकॉज ऑफ सर्टन न्यूरोलॉजिक कंडीशंस, ठीक है। that occur, मतलब कि certain neurologic conditions जो कि such as pseudobulbar palsy most common cause है, और multiple sclerosis, इस तरह की चीज़ों में होता है ये, ठीक है। involuntary crying or laughing, so that is what pseudobulbar palsy, and that's a feature of pseudobulbar, that's a feature of amyotrophic lateral sclerosis and pseudobulbar palsy. Yeah, that's what it is. उसके बाद लिखा हुआ है कि emotional lability typically occurs due to neurologic conditions affecting the parts of the brain that regulate emotion, such as the cerebral cortex and brainstem. It is seen in pseudobulbar palsy, most common, stroke, particularly affecting the frontal lobe or the brainstem, फिर ALS, MLS, सारा कुछ, ठीक है। I hope that answers your question. अच्छा जी, ओके कूल। अच्छा, उसके बाद वी हैव टेबीज डोर्सालिस। इसमें क्या होता है? डिजेनरेशन होती है, डीमाइलिनेशन हो जाती है डोर्सल कॉलम्स की, ठीक है। एंड रूट्स बाय ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये टर्शरी सिफिलिस में होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें ना
जो जब भी कोई टर्शरी सिफिलिस वाला सिनेरियो आएगा तो इसमें ना आपके पास साथ में ना वो लोग ये टर्म्स भी ऐड करेंगे, शूटिंग पेन, अराइल रॉबर्टसन प्यूपिल, चारकॉट जॉइंट्स। इसके अंदर घुसने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने एज सच ये मेंशन नहीं किया। दिस इज सो इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना पता हो कि अगर मेरे पास टर्शरी सिफिलिस का सिनेरियो आता है तो उसके अंदर मुझे प्रोग्रेसिव सेंसरी एटेक्सिया, मतलब जो डोर्सल कॉलम है वो तो रिस्पॉन्सिबल होता है ना प्रोप्रियोसेप्शन के लिए और फाइन टच और इस तरह की चीज़ों के लिए। तो जब आपका डोर्सल कॉलम ही अफेक्ट हो जाएगा तो आपका जो सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन है वो इम्पेयर्ड होगा, जिसकी वजह से पुअर कोऑर्डिनेशन होगी। और इसके नतीजे में ये होता है कि पॉजिटिव रोमबर्ग साइन आता है और आपके पास टोटल एब्सेंस होती है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस की। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो है टर्शरी सिफिलिस का, और इसमें साथ साथ में वो आपको देंगे कि पेशेंट जो है उसको शूटिंग पेन भी है, एराइल रोबर्टसन प्यूपल है, चारकॉट जॉइंट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेपोनीमा पैलिडम क्या करता है कि वो जो है वो डीमाइलिनेशन कॉज करवा देता है डोर्सल कॉलम्स की। ठीक है, इट कॉजेज impaired proprioception that which then causes impaired coordination। इसकी वजह से हमें पॉजिटिव रोमबर्ग साइन मिलता है और हमारे पास एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं। we're done with this। ठीक है, ओके। I know problem. Yes, it's purely sensory loss. It's purely sensory loss. Okay. अच्छा जी, एक मिनट। What is tendon reflex loss is due to the loss of sensory efferent pathways, right? I'll have to search. Honestly, I did not question so much. I'll have to search. So what's the question? Okay, so mm, okay. So the answer to this is that loss of deep tendon reflexes in tabes dorsalis occurs because of damage to dorsal columns, and dorsal roots of the spinal cord. Yeah, exactly. The dorsal roots are responsible for carrying the afferent sensory input to the spinal cord, and damage to these roots disrupts the sensory arc necessary for triggering deep tendon reflexes such as the knee jerk. So you're very right. That's exactly what it is. Cool. Okay. Mhm. Okay. अच्छा जी, अब we're going to look at subacute combined degeneration. What happens is इसमें ना आपके जो spinocerebellar tracts भी, lateral corticospinal tracts भी, और यहाँ पे spinocerebellar पड़ा होता है, ये corticospinal पड़ा होता है, उसके अलावा आपका जो डोर्सल कॉलम है, ये सारा का सारा आपका ना अफेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डिफिशिएंसी। और इसकी वजह से स्पाइनोसेरिबेलर की वजह से आपको क्या मिलता है, एटाक्सिकेट। कॉलम की वजह से आपको क्या मिलता है, पैरेस्थीसिया और इम्पेयर्ड पोजीशन सेंस। ठीक है, कॉर्टिकोस्पाइनल साइंस की वजह से क्या, कॉर्टिकोस्पाइनल की वजह से क्या मिलता है आपको, अपर न्यूरॉन साइंस। आर वी आई थिंक दिस इज वेरी फेयरली बहुत ज्यादा सेल्फ आगे जाती हूँ। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद जो है हम मूव ऑन करते हैं। इसमें कोई मसला तो नहीं होगा ना? आई होप नॉट। कोई हुआ तो आप लोग पूछ लेना। लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की ऑक्लूजन। ठीक है। इसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन, ये जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की ऑक्लूजन हो जाए तो स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डोर्सल हॉर्न्स को, ये डोर्सल हॉर्न्स हैं, डोर्सल हॉर्न्स को, डोर्सल हॉर्न्स को और डोर्सल कॉलम्स को स्पेयर करता है। ठीक है। और watershed area is mid-thoracic anterior spinal artery territory, as the artery of Adam-Kiewicz supplies anterior cerebral artery below T8, can be caused by aortic aneurysm repair. हम्म। वो ये क्या कह रहे हैं वाटरशेड एरिया? इसका मतलब ये हुआ यार, वाटरशेड एरिया वो होता है जो कि ना बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है टू इस्कीमिया। ठीक है। तो अगर इन एन इवेंट जहाँ पे आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो अक्लूड हो जाती है किसी भी वजह से, तो जो मोस्ट लाइकली एरिया है जहाँ पे इन्फेक्शन होगा, दैट इज द मिड थोरेसिक एरिया। ठीक है। जो जो मिड थोरेसिक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की टेरिटरी होती है ना, वो वाटरशेड एरिया है, वो वहाँ पे मोस्ट लाइकली इन्फेक्ट होगा, क्योंकि उसको सिर्फ उसको पुअर सप्लाई मिल रही होती है, मतलब उसको सिर्फ यही आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। इसके बिलो क्या होता है, T8 के बिलो, थोरेसिक है ना, तो T8 के बिलो क्या होता है कि हमारे पास एक आर्टरी होती है, artery of Adam-Kiewicz supplies ASA below. So there is an additional artery that supplies ASA below. ठीक है। और दिस कैन बी कॉज, अब ये किस तरह की सिनेरियो में आएगा कि अगर एक एओटिक एन्यूरिज्म रिपेयर हो रहा है और उसके दौरान आपकी सेरिब्रल सॉरी आपकी इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ऑक्लूड हो गई है, तो आपको इन्फाक्ट कहाँ पे मिलेगा? मिड थोरेसिक लेवल पे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। पेशेंट किस तरह के साइंस के साथ प्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपकी हर चीज़ अफेक्ट हो रही है ना। पेशेंट जो है वो साइंस प्रेजेंट करेगा अपर मोटर न्यूरॉन के साथ, लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ। ठीक है। और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी इसमें अफेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब अपर मोटर न्यूरॉन क्यों होता है? बिकॉज अपर मोटर न्यूरॉन साइंस बिलो द लीजन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। उसके अलावा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स एट द लेवल ऑफ द लीजन एंटीरियर हॉर्न। और अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर लीजन है, ठीक है, इन्फाक्ट हो गया है, देर इज वाटर शेड एरिया, आप समझ लो T2 से लेके T8 तक आपका इन्फाक्ट है। ठीक है। तो अब अगर T2 के लेवल पे मैं जाऊं और मैं फर्ज करो मैं जाऊं T2 के लेवल पे और मैं देखूं कि जो T2 नर्व है, राइट, लेट्स जस्ट से T2 जो नर्व है, दैट विल बी उस लेवल पे आपको लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा। ठीक है। बट व्हाट हैपेंस इज, अब अगर T2 to T8 है ना, बल्कि आप इस तरह से, हाँ, T2 to T8 है, तो अब क्या होगा एट द लेवल ऑफ द लीजन, तो आपको लोअर मोटर न्यूरॉन, आपका बेसिकली आपका एंटीरियर हॉर्न अफेक्ट हो रहा है। ठीक है। लेकिन जब आप T3 पे जाओगे तो वहां पे मतलब व्हाट हैपेंस इज हार्ड टू एक्सप्लेन। अगर T2 पे, लेट्स सपोज T2 पे इन्फाक्ट है, ठीक है, तो T2 के लेवल पे आपको क्या मिलेगा? इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन गाइस, इट्स रियली हार्ड टू एक्सप्लेन, आई कैन इवन just remember this. You're going to get upper motor neuron signs. Why are you going to get that? Because your corticospinal tract level. If you want, I can search this. In fact, I will, because I think you wouldn't understand. So it's okay though. I'll search it. हम्म। तो जो बल्कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी इसका नाम, क्योंकि जो below the level और ये, and this is again a little bit detailed, so we'll move on. Presents with upper motor neuron below the level of the lesion, uh, क्योंकि आपका corticospinal tract below the level of the lesion, lower motor neuron signs at the level of the lesion, क्योंकि आपका anterior horn effect है, और उसके बाद loss of pain and temperature sensation below the level of the lesion, क्योंकि आपका spinothalamic tract effect है। ठीक है। अच्छा, let's move on. प्लीज रिमाइंड मी कि मैं आप लोगों को इसका बता दूं।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम। ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आस्क ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। इधर भी बहुत बिलो अपर ये कुछ होगा, आई होप इसमें क्लैरिफाई हो जाए। ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि हेमी सेक्शन हो गया, ये जो पूरा एक साइड है ना स्पाइनल कॉर्ड का, ये अफेक्ट हो गया है, ठीक है, हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें फाइंडिंग्स क्या होती हैं कि अब इसकी वजह से, अब देखो कुछ चीजें हैं जो कि एट द लेवल ऑफ लीजन हो रही हैं, कुछ चीजें हैं जो कि अब जो चीजें एट कुछ चीजें हैं जो बिलो द लेवल ऑफ द लीजन हो रही हैं, और कुछ चीजें हैं जो एट द लेवल ऑफ द लीजन हो रही हैं, ठीक है। अब हम इस डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। एट द लेवल ऑफ लीजन हमारे पास क्या हो रहा है, इप्सिलैटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, मतलब जितना कुछ है सेंसे, मतलब आपका डोर्सल कॉलम कट गया, आपका सारा कुछ उस लेवल के ऊपर देर इज लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस, ठीक है। और उस लेवल के ऊपर आपका क्योंकि एंटीरियर हॉर्न भी कट गया है, तो आपको इप्सिलैटरल लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आए। सेंसरी समझ आ गया, डोर्सल कॉलम और आपका स्पाइनो सेरिबेलर सारा कुछ कट गया है, ठीक है ना। उस लेवल के ऊपर आपको एट द लेवल ऑफ लीजन इप्सिलैटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, इप्सिलैटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एट द लेवल ऑफ लीजन। उसके अलावा आपका वेंट्रल हॉर्न एंटीरियर हॉर्न सेल्स भी कट गए ना, तो इप्सिलैटरल लॉस ऑफ इप्सिलैटरल लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस एट द लेवल ऑफ द लीजन, ठीक है। अब हम चलते हैं बिलो द लेवल ऑफ द लीजन, ठीक है। अब ये लीजन है, इसके बिलो क्या हो, इसके बिलो क्या होगा। अब आप देखो कि इसके बिलो जो भी ऊपर वाले ट्रैक्ट सारे थे, नीचे वाला जो लेवल है उसको ऊपर से ट्रैक्ट आ रहे थे ना, तो इसका मतलब है कि अब तो ये वाला अगर कट गया है तो इससे नीचे वाले को तो अपर मोटर न्यूरॉन सप्लाई करी थी ना, तो इप्सिलैटरल अपर मोटर न्यूरॉन साइंस बिलो द लेवल ऑफ द लीजन ड्यू टू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज। उसके बाद इप्सिलैटरल लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन एंड फाइन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टच बिलो द लेवल ऑफ द लीजन ड्यू टू डोर्सल कॉलम डैमेज। डोर्सल कॉलम डैमेज की वजह से इप्सिलैटरल लॉस ऑफ, मतलब उसमें तो सारा एट द लेवल में तो सारी सेंसेशंस लॉस हो गई थी ना, लेकिन अगर हेमी सेक्शन हुआ है तो डोर्सल कॉलम के इस डैमेज की वजह से क्या होता है कि इप्सिलैटरल लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन की, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि कॉन्ट्रालैटरल, क्योंकि आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्रॉस करता है ना, तो बिलो द लेवल ऑफ द लीजन क्या होता है, कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर एंड क्रूड नॉन डिस्क्रिमिनेटिव टच, ठीक है। ये बात समझ आई है आप लोगों को। इन जनरल एट द लेवल ऑफ द लीजन आपको क्या होगा, ऑल सेंसेशंस विल बी लॉस्ट, और उसके बाद आपको इप्सिलैटरल लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे। मैम लास्ट पॉइंट प्लीज रिपीट, ओके। तो एट द लेवल ऑफ द लीजन तो जहन में रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम चलते हैं बिलो द लेवल ऑफ द लीजन पे, तो वहां पे अब बिलो द लेवल ऑफ द लीजन हम वन बाय वन चलते हैं। डोर्सल कॉलम जो है वो तो कोई क्रॉस क्रॉस नहीं करता ना, तो डोर्सल कॉलम जो होता है ना वो क्या सप्लाई कर रहा होता है, इप्सी लैटरल, ये फाइन पॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन वगैरह। तो बिलो द लेवल ऑफ द लीजन क्या होता है कि इप्सी लैटरल फाइन पॉइंट और ये सारा कुछ 2 पॉइंट वाइब्रेशन लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, ये सारा कुछ लॉस हो जाता है इप्सी लैटरली, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं स्पाइनो थैल्मिक ट्रैक पे। स्पाइनो थैल्मिक ट्रैक है ना क्रॉस करना होता है, अगर मैं इस साइड के स्पाइनल थैल्मिक ट्रैक को अफेक्ट, अगर मेरा ये वाला साइड स्पाइनो थैल्मिक ट्रैक अफेक्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जो इसकी वजह से जो लॉस ऑफ मतलब टेम्परेचर है, जो लॉस ऑफ पेन और टेम्परेचर का सेंस है, दैट हैपेंस कॉन्ट्रालैटरली, क्योंकि ये क्रॉस करता है, ठीक है। तो बिलो द लेवल ऑफ द लीजन क्या होता है कि हमारे पास कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर होता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ राइट साइडेड स्पाइनोथैल्मिक ट्रैक्ट, ठीक है। और एंटीरियर हॉर्न की वजह से तो एग्जैक्टली exactly, आपको आती है लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस, मतलब एट द सॉरी एट द लेवल ऑफ द लीजन आपको लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस मिलेंगी और सारी सेंसेशंस लॉस्ट होंगी। बिलो द लेवल ऑफ द लीजन क्योंकि आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कट रहा है, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, आपको अपर मोटर न्यूरॉन साइंस मिलते हैं, आपको इम्पेयर प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन फाइन टच ये मिलता है इप्सिलैटरल डोर्सल कॉलम की वजह से, और आपको साथ में क्या मिलता है, कॉन्ट्रालैटरली आपको पेन और टेम्परेचर और क्रूड टच मिसिंग मिलता है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ डैमेज टू द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। यहाँ तक समझ आ गई है।
जी, आई थिंक यस, यू राइट। जो बाकी बच्चे हैं, फरवा और आयशा, आप लोगों को समझ आ रही है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा आपको? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ओके, दिस वाज समथिंग। ये इम्पोर्टेंट बहुत है बच्चों। ऑलराइट, so if the lesion occurs, now there is something added to this. They go like, if the lesion occurs above T1, because the patient may present with ipsilateral Horner syndrome. And why is that? Because of the damage to the oculosympathetic pathway. So like there's this, like if you remember, we've talked about a certain nucleus, कुछ सीलियोस्पाइनल न्यूक्लियस था जो कि रन कर रहा होता है फ्रॉम C8 टू T1, ठीक है। और वहां पे जाके आपके सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो पास कर रहे होते हैं, ठीक है। बस आपने ये पता हो कि सिंपैथेटिक फाइबर्स वहां पे पास कर रहे हैं। तो जब कभी T1 से ऊपर लीजन होता है और आपका सिंपैथेटिक फाइबर कट जाता है, तो उसकी वजह से इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है। ओके, तो अगर फॉर वट एवर रीजन अगर आपका C3 के लेवल पे हुआ है, C2 के लेवल पे हुआ है, सारी वही चीजें होंगी कि एट द लेवल ऑफ द लीजन, अगर ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम है, ठीक है, हेमी सेक्शन हो रहा है, तो एट द लेवल ऑफ द लीजन आपको इप्सिलैटरल लोअर मोटर और सेंसरी चेंजेस मिल रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम भी मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वी गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेडरिक्स एटेक्सिया। थोड़ा सही रहता है वैसे, तो खत्म कर लेना चाहिए। अच्छा बच्चों, मैं इसके बाद ना हम 10-15 मिनट की ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम दोबारा यही स्टार्ट कर देंगे बिकॉज आई एम रियली टायर्ड। एनीवेज, सो फ्रेडरिक एटेक्सिया में क्या होता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर है। मतलब वही कि व्हाट दे टेलिंग यू इज क्रोमोसोम 9 के ऊपर ना एक जीन होती है जो कि इनकोड करता है फ्रेटैक्सिन, ठीक है। ये एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होता है। अब क्या होता है कि इस जीन के अंदर ना एक रिसेसिव म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ना इस जीन के अंदर ना एक पड़ा होता है कोडॉन जो GAA होता है। अब क्या होता है कि इस म्यूटेशन की वजह से ना GAA बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसकी उसकी ना GAA की बहुत ज्यादा रेपिटेशन हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो फ्रेटैक्सिन है विच इज आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, ये इम्पेयर्ड हो जाता है, ठीक है। अब इसकी इम्पेयरमेंट की वजह से क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। ऑन एंड व्हाट बेसिकली एक्चुअली हैपेंस इज, हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है ना वो आपका अफेक्ट होता है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अफेक्ट है तो व्हाट विल इट बी, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। उसके अलावा स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट अफेक्ट होता है तो क्या होगा, एटेक्सिया होगा। डोर्सल कॉलम अफेक्ट होगा तो क्या होगा, डिक्रीज वाइब्रेटरी सेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। और उसके बाद डोर्सल रूट गैंग्लिया, अभी बच्ची ने पूछा भी था कि क्यों ऐसा होता है ना, क्योंकि मतलब कि जो क्या कहते हैं, जो भी उनका क्वेश्चन था कि हमें क्यों डीप टेंडन, मतलब डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस क्यों लॉस हो जाते हैं, तो वो इसलिए लॉस होते हैं क्योंकि आपका एफरेंट जो नर्व्स होती हैं, सेंसरी एफरेंट नर्व्स, वो जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो डोर्सल रूट गैंग्लिया भी होता है जिसकी वजह से आपको लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस मिलते हैं। ये चीज आपने जहन में रखनी है। फ्रेडरिक एटेक्सिया में आयरन बाइंडिंग प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन होती है और बेसिकली एक पैटर्न रिपीट हो जाता है जिसको हम कहते हैं GAA, और इट विच इज GA, और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसकी वजह से होता क्या है, क्या पे कुछ ट्रैक्ट्स इफेक्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं, स्पाइनो आपका जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, ठीक है। उसके अलावा स्पाइनोथैलेमिक इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से आपका ये पेन और टेम्परेचर, सॉरी स्पाइनोसेरिबेलर इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको एटेक्सिया हो रहा है। उसके अलावा डोर्सल कॉलम इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से डिक्रीज वाइब्रेटरी सेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन, और चार चीजें हो रही है ना। तो चौथा है डोर्सल रूट गैंग्लिया जिसकी वजह से आपको डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्टैगरिंग गेट,
Staggering gait is because of वीक स्पास्टिक पैरालिसिस, ठीक है। स्टैगरिंग गेट, फ्रीक्वेंट फॉलिंग एटेक्सिया की वजह से, निस्टैगमस हो गया, डिसआर्थरिया, पेस्कैविस, हैमरटोज। इसमें हैमरटोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ कंजेनिटल एनॉमलीज भी होती है ना, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। हैमरटोज, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जो कि यूजुअली इसका कॉज ऑफ डेथ होता है, प्रेजेंस इन चाइल्डहुड विद काइफोस्कोलियोसिस। अब बेसिकली अगर एक बच्चा है आपके पास काइफोस्कोलियोसिस के साथ एंड ही इज अ चाइल्ड, तो आपने उसको असेस करना है फॉर फ्रेडरिक्स एटेक्सिया के कहीं इसके अंदर ये जेनेटिक प्रॉब्लम तो ना हो। फ्रेडरिक इज फ्रेटास्टिक, ही इज योर फेवरेट फ्रैट ब्रदर, always staggering, तो इससे आपको staggering gait and falling, but has a sweet big heart. So diabetes mellitus and hypertrophic um, cardiomyopathy and an ataxic gait. Did you guys get it? अब देखो ये होता है, देखो यार ये हैमरटोज है, ठीक है। ये पेस्कैविस है जिसको हम कहते हैं हाई आर्चेस, ठीक है। और इसमें अफेक्ट क्या हो रहा है, आपका डोर्सल कॉलम अफेक्ट हो रहा है, आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अफेक्ट हो रहा है, आपका स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और साथ में आप देखो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, डायबिटीज मेलाइटिस और उसके बाद काइफोस्कोलियोसिस, ठीक। लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, ओके, सेरिब्रल पाल्सी इज वेरी इजी। तो इसके अंदर क्या होता है कि ना परमानेंट मोटर डिसफंक्शन हो जाता है रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन प्रोग्रेसिव इंजरी टू डेवलपिंग फीटल इन्फेंट ब्रेन। बेसिकली एक नॉन प्रोग्रेसिव मतलब एक मतलब नॉन प्रोग्रेसिव एज यू नो मतलब सिर्फ थोड़ी, इट विल अफेक्ट अ पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द ब्रेन, इट विल बी लोकलाइज एंड इट विल नॉट प्रोग्रेस टू अडल्टहुड, मतलब वो सिर्फ डैमेज हो गया सो हो गया, ठीक है। तो नॉन प्रोग्रेसिव इंजरी जो फीटल या इन्फेंट ब्रेन को हो उसकी वजह से परमानेंट मोटर डिसफंक्शन है, दैट इज व्हाट सेरिब्रल पाल्सी इज। और ये मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर होता है चिल्ड्रन के अंदर। इसकी मल्टीफैक्टोरियल etiology होती है। इट इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ periventricular leukomalacia, which is what focal necrosis of white matter tracts, मतलब वही हुआ ना कि नॉन प्रोग्रेसिव इंजरी जो है उस मतलब उसमें क्या हो रहा है कि फोकली नेक्रोसिस हो रही है आपके वाइट मैटर ट्रैक्ट्स की, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, ठीक है। और उसके नतीजे में परमानेंट मोटर डिसफंक्शन होगा, ठीक है। तो अब दिस प्रेजेंट्स विद अपर मोटर न्यूरॉन साइंस ऑब्वियसली, क्योंकि आपके वाइट मैटर ट्रैक्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं, spasticity and hyperreflexia affecting more than or equal to one limbs, persistence of primitive reflexes, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। persistence of primitive reflexes, abnormal posture, developmental delay in motor skills, वो तो सारा neurobehavioral abnormalities। उसके अलावा ये है कि treatment पे muscle relaxants, example baclofen to ease the spasticity, botulinum toxin injections, selective dorsal rhizotomy। और प्रिवेंशन में ये है कि आप ना प्रीनेटल मैग्नीशियम सल्फेट दो फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज इन ऑर्डर टू डिक्रीज इंसिडेंस एंड सिवेरिटी, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट वाज। अच्छा बच्चों, उसके बाद वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक फॉर लाइक सम टाइम बिफोर आई कैन मूव ऑन। इसमें से ना बहुत सारी चीजें जो हैं, एक सेकंड, कोई क्वेश्चन एक सी बच्ची का, मैम व्हाट इज राइजोटमी। अच्छा मैं बताती हूँ आपको, because I'm really अच्छा बेटा, राइजोटमी जो होता है ना वो एक ऐसा न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर होता है दैट इन्वॉल्व्स द सेलेक्टिव कटिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व रूट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और द गोल ऑफ राइजोटमी इज टिपिकली टू रिलीव पेन और टू रिड्यूस स्पास्टिसिटी associated with certain conditions, ठीक है। So yeah, that's what it is. Did you get it? Okay guys, अच्छा अब जो है विल टेक अ ब्रेक फॉर एग्जैक्टली 9:15 पे मैं दोबारा लेक्चर स्टार्ट करूंगी, ठीक है। ताकि हम जो रिमेनिंग हमारा बहुत थोड़ा सा पोर्शन रहता है
हम वो खत्म करें और आज ही हम न्यूरोलॉजी को बस बाय कहते हैं। ठीक है बच्चों, 9:15। थैंक यू सो मच।